नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आशा है कि जो पिछला वाला वीडियो था वो आपको पसंद आया होगा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइना के इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। क्या चाइना यूएस को पीछे छोड़ के इस वर्ल्ड की सुपर पावर बन सकता है? क्या चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सस्टेनेबल है? सब लोग इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में इंडिया को चाइना से कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि इंडिया कभी भी चाइना की तरह ग्रो नहीं कर सकता। ठीक है, अगर ये बात हम मान भी लेते हैं कि इंडिया चाइना की तरह ग्रो नहीं कर सकता, लेकिन क्या हम चाइना की तरह ग्रो करना भी चाहते हैं? और क्या ये चाइना की ग्रोथ है वो सस्टेनेबल है? चाइना में अभी के लिए प्रेसिडेंट जिनपिंग का राज चल रहा है। चाइना में डिक्टेटरशिप चलती है और चाइना डिक्टेटरशिप के बदौलत आज सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड में यूएस के बाद। चाइना की जीडीपी आज के समय में 18.2 ट्रिलियन डॉलर्स की है और वही यूएस की जीडीपी आज के समय में 29.1 ट्रिलियन डॉलर्स की है। बोला जाता है कि चाइना वर्ल्ड की सुपर पावर बन जाएगा यूएस को बीट करके, लेकिन क्या ये चीज पॉसिबल है? क्या ये जो चाइना की ग्रोथ है वो सस्टेनेबल है? चाइना का रिकॉर्ड है कि उसने लगातार 30 सालों तक अपनी जो जीडीपी है वो 10% से ज्यादा ग्रोथ रेट से ग्रो की है। कोई भी दूसरा देश जो है ये अचीव नहीं कर पाया है। लेकिन अगर आज हम चाइना की हालत देखें तो क्या ये जो ग्रोथ रेट है वो सस्टेनेबल है? अगर चाइना के इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करें तो अगर कोविड की समय की हम बात करें तो चाइना के गवर्नमेंट ने जब रियल एस्टेट डेवलपर्स पर न्यू रेगुलेशंस लाए और जो वो लोन लेते थे उन पर एक कैप लगाया, उसके बाद बहुत सारे चाइना में जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स चल रहे थे वो ठप पड़ गए और उसके बाद चाइना में शुरुआत हुई रियल एस्टेट क्राइसिस की। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो अनफिनिश्ड रहे और बहुत सारे जो फ्लैट्स है वो बिके ही नहीं। दूसरी बात कि बहुत सारा जो लोन चाइना ने दूसरे कंट्रीज को दिया था वो दूसरे कंट्रीज उस लोन को रीपे नहीं कर पाए। चाइना ने अभी तक 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का जो लोन है वो अराउंड 100 डेवलपिंग कंट्रीज को दिया है। चाइना में जैन 2023 के बाद यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जुलाई 2024 के बाद ये जो आंकड़ा है वो 17% से भी ऊपर पहुंच चुका है। तो चाइना जो है अभी के लिए बहुत सारा इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो फेस कर रहा है। डेंग जियोपिंग जो पीपल्स रिपब्लिक चाइना के लीडर रह चुके हैं, उनका एक फेमस कोट है, हाइड योर स्ट्रेंथ बाइड योर टाइम। इसका मतलब है कि अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत को सही समय आने तक छुपाए रखो। लेकिन अभी के जो चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, वो इस कोट को फॉलो करने से चूक गए हैं। उन्होंने बहुत ही जल्दी अपने पत्ते खोल दिए हैं दुनिया के सामने। चाइना के अभी तक 17 नेबरिंग कंट्रीज के साथ लैंड और सी पर डिस्प्यूट रह चुके हैं। अगर हम बात करें मैरीटाइम डिस्प्यूट्स यानी कि सी डिस्प्यूट्स की, चाइना का ताइवान के साथ डिस्प्यूट चल रहा है। चाइना पूरे ताइवान पे अपना क्लेम करता है और बहुत सारी धमकियां वो ताइवान को देता रहता है कि वो ताइवान को कब्जा कर लेगा। हाल ही में चाइना ने ताइवान को सराउंड करके साउथ चाइना सी में मिलिट्री ड्रिल्स परफॉर्म किए। चाइना के फिलीपींस के साथ भी डिस्प्यूट है स्कारब्रो रीफ और स्पार्टली आइलैंड्स को लेके। चाइना का इंडोनेशिया के साथ भी डिस्प्यूट है नटूना आइलैंड्स को लेके जो साउथ चाइना सी में है। साउथ चाइना सी को तो चाइना पूरी तरीके से अपना ही समझता है। चाइना के वियतनाम के साथ भी डिस्प्यूट्स है ओवर पार्सल आइलैंड एंड अदर पार्ट्स ऑफ साउथ चाइना सी। चाइना का मलेशिया के साथ भी डिस्प्यूट है कुछ आइलैंड्स को लेकर। चाइना का जापान के साथ भी डिस्प्यूट है सेनकाकू आइलैंड्स और ryukyu आइलैंड्स को लेके। और चाइना का नॉर्थ कोरिया के साथ भी झगड़ा है बॉर्डर्स को लेके। सी ऑफ जापान में चाइना और नॉर्थ कोरिया जो है 1400 किलोमीटर की जो बॉर्डर है वो शेयर करते हैं और इसको लेके उनका डिस्प्यूट चल रहा है। और चाइना ने जब अपने रिलेशन साउथ कोरिया के साथ अच्छे किए तो ये जो डिस्प्यूट है वो और भी ज्यादा बढ़ गया। और चाइना के सिंगापुर के साथ भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स रहे हैं ओवर सम पार्ट्स इन साउथ चाइना सी। सो ये तो हो गए मैरीटाइम डिस्प्यूट्स। अगर हम अब बात करें लैंड डिस्प्यूट्स की, तो चाइना के इंडिया के साथ लैंड डिस्प्यूट्स है। चाइना अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा क्लेम करता है जो इंडिया का है। हाल ही में गलवान वैली जो ईस्टर्न लद्दाख में है, वहां पे दोनों कंट्रीज के मिलिट्रीज के बीच झगड़े हुए और बहुत सारे सोल्जर्स जो है उस झगड़े में मारे गए। अभी अगर देखा जाए तो दोनों कंट्रीज में एग्रीमेंट की बात हुई है, लेकिन चाइना का और शी जिनपिंग का कुछ भरोसा नहीं है और ये लोग बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। चाइना के नेपाल के साथ भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स है। चाइना का मानना है कि नेपाल के कुछ पार्ट जो है वो तिब्बत का हिस्सा है और तिब्बत को तो चाइना अपना ही हिस्सा समझता है। चाइना ने रुई विलेज जो नेपाल में था उसे हड़प लिया है
कह के कि वो तिब्बत का हिस्सा था। भूटान का जो ईस्टर्न पार्ट है उस पे भी चाइना जो है अपना क्लेम करता है। लाओस, मंगोलिया जैसे छोटे देशों के साथ भी चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट्स है। म्यांमार और चाइना जो है अराउंड 2185 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है। वहां पे भी चाइना कुछ ना कुछ प्लान करता रहता है। इतना ही नहीं, चाइना और रशिया जो एक दूसरे के दोस्त नजर आ रहे हैं, रशिया के साथ भी चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट्स रहे हैं। 1991, 1994 और 2005 ऐसे 3 बॉर्डर एग्रीमेंट्स हुए हैं बीजिंग और मॉस्को के बीच। लेकिन रशिया का आर्गुन, आमूर, उसूरी रिवर, ज़ेनबाओ आइलैंड, बियर आइलैंड्स और बहुत सारा जो लैंड है रशिया का चाइना ने कैप्चर किया है। तिब्बत को तो पूरी तरीके से चाइना ने कैप्चर कर लिया और उस वजह से दलाई लामा जो वहां के स्पिरिचुअल लीडर थे और उनके फॉलोअर्स को इंडिया भाग आना पड़ा। इस तरीके से चाइना के हर एक नेबरिंग कंट्रीज के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स है और इस वजह से कोई भी कंट्री जो है चाइना के ऊपर भरोसा नहीं रखती। शी जिनपिंग ने काफी जल्दी अपनी स्ट्रेंथ दिखा के सारे नेबरिंग कंट्रीज को अपने खिलाफ कर दिया है और बहुत ही ज्यादा सतर्क कर दिया है। इतना ही नहीं, चाइना ने बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज को बड़े बड़े लोन्स देके अपने डेब्ट ट्रैप में फंसा लिया है। और जब ये सारे कंट्रीज अपना लोन रीपेमेंट नहीं कर पाए तो बहुत सारे जो पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स है इन कंट्रीज के एग्रीमेंट करके चाइना ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया है बहुत ही बड़े लीज पर। इस तरीके से बहुत सारे कंट्रीज के साथ चाइना ने या फिर प्रेसिडेंट जिनपिंग ने उन्हें ठगने का या फिर धोखाधड़ी का काम किया है। इस वजह से काफी सारी कंट्रीज को समझ में आ चुका है कि चाइना जो है एक अच्छा दोस्त नहीं बन सकता। मुश्किल वक्त में अगर श्रीलंका का ही एग्जांपल ले तो एक इकोनॉमिक क्राइसिस के वक्त चाइना ने श्रीलंका से लोन रीपेमेंट की मांग की और वही इंडिया ने उनकी मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया। ओवरऑल अगर देखा जाए चाइना के जो उनके नेबरिंग कंट्रीज के साथ संबंध है वो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल नहीं है। तो दोस्तों एक चीज आप मुझे बताइए कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही इंसान की सोच सारे कंट्री का और उसमें रह रहे लोगों का भला कर सकती है? शी जिनपिंग को लगता है कि उनका जो तरीका है उसमें ही सारे चाइना की भलाई है और इसी वजह से कोई भी जो टैलेंट है चाइना में फ्रीली उभर के नहीं आ सकता। कोई भी अपने टैलेंट का और स्किल्स का एडवांटेज लेके चाइना में पावरफुल नहीं बन सकता। काफी ऐसे इंसिडेंट्स है चाइना में जिसने भी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ कहा है या किया है उसको दबाया गया है और उसको गायब किया गया है। जैक मा जो अलीबाबा कंपनी के फाउंडर है और जो बिलियनियर है, उन्होंने एक इवेंट में चाइनीज गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया था। उस इवेंट के बाद जैक मा जो है कुछ महीनों के लिए गायब हो चुके थे और अचानक कुछ महीनों के बाद फिर से वो आए और एकदम माइल्ड स्टेटमेंट्स देने लगे जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। हाल ही में 2023 में जो चाइना के डिफेंस मिनिस्टर थे उन्हें सैक किया गया और उसके बाद 2 महीने के लिए वो पूरी तरीके से गायब थे और उस चीज का उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया। फैन बिंगबिंग जो बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है चाइना में, जो खुद हॉलीवुड में भी काम कर चुकी है, उनका एक टैक्स इशू सामने आया था और उसके बाद वो कुछ महीनों के लिए गायब हो चुकी थी। कहा जाता है कि शी जिनपिंग ने उन्हें हाउस अरेस्ट में रखा था। इस तरीके से काफी सारे हाई कैपेबिलिटी वाले लोगों को चाइना में दबाया जाता है शी जिनपिंग के द्वारा। इसलिए काफी सारे तादाद में चाइना से मिलियनर्स जो है माइग्रेट हो रहे हैं। अब के टाइम में सबसे ज्यादा मिलियनर्स जो है चाइना से ही दूसरे कंट्रीज में माइग्रेट हो रहे हैं। इन सारी चीजों की वजह से बहुत सारे कंपनीज का मानना है कि शी जिनपिंग के डिक्टेटरशिप वाले बर्ताव की वजह से चाइना जो है बिजनेस फ्रेंडली नहीं रहा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उन्होंने बहुत ही एग्रेसिवली अपने पावर का मिसयूज किया है। क्या आपको लगता है कि किसी भी कंट्री में अगर जो एक आदमी चाहता है वैसा ही सब हो जाए तो क्या वो डेवलपमेंट सस्टेनेबल है? आप इस तरीके से फास्ट तो ग्रो कर लोगे, लेकिन जब कुछ समय के बाद जनता परेशान होकर जब रिवॉल्ट करेगी और तख्ता पलट करने की कोशिश करेगी, तो जब तख्ता पलट होगा और अगर हम हिस्ट्री को स्टडी करें तो तख्ता पलट के बाद वो जो कंट्री की इकोनॉमी है वो और भी ज्यादा सफर करती है, क्योंकि तब सवाल ये आता है कि अब इस कंट्री को लीड कौन करेगा और किसकी वजह से ये तख्ता पलट हुआ है। तो एक अलग ही फाइट उस इकोनॉमी में शुरू हो जाती है। नेपाल में मोनार्की खत्म हुई रेवोल्यूशन के बाद
लेकिन आज हम नेपाल की हालत देखें तो जिन यूथ को यह पता नहीं है कि मोनार्की के समय नेपाल की हालत क्या थी, वो आज नेपाल में मांग कर रहे हैं कि जो मोनार्की थी वही बेटर थी। तो इस वजह से जिस वे पे चाइना अभी जा रहा है, उस वे पे चाइना की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो सस्टेन होना बहुत ही मुश्किल है। तो अभी के समय में ही आप उसका एग्जाम्पल देख रहे हैं, कैसे बहुत सारे कंट्रीज जो है चाइना का रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं और कैसे चाइना के जो अपने इकोनॉमिक क्राइसिस है वो अलग रूप ले रहे हैं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस टॉपिक के बारे में? क्या चाइना की जो डेवलपमेंट है वो लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर सकती है? जो डिक्टेटरशिप शी जिनपिंग चाइना में चला रहे हैं, क्या सिर्फ एक आदमी का विजन जो है पूरे चाइना की जनता के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है? आपकी क्या राय है इस टॉपिक के बारे में? हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो और इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।